और खबर की बाद आइए अब आपको भारत और रूस के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं उनके बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट कर दी गई है पहले ही रूस के द्वारा भी कि इस बार राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा में ये जो आर्थिक संबंध हैं ये महत्वपूर्ण स्तंभ रहने वाला है। ऐसे में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे ताकि आपको इस बात की तस्वीर स्पष्ट हो जाए कि दोनों देशों के बीच कैसे है आर्थिक संबंध। द्विपक्षीय व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो 68.7 अरब डॉलर का है ये व्यापार। भारत के निर्यात की अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जरूर है क्योंकि भारत का निर्यात जो है वो लगभग 5 अरब डॉलर के आसपास है, लेकिन भारत का जो आयात है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें तेल और ऊर्जा जैसी चीजें शामिल है, जो हम जानते ही हैं कि 63.8 अरब डॉलर का ये भारत का आयात है। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट है दोनों देशों के बीच में, और इसी अंतर को पाटने का भी प्रयास अब दोनों देश करने लगे हैं। लेकिन जो प्रमुख निर्यात हमारी तरफ से किया जाता है वो कौन सी वस्तुओं का है? फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, और अब इस दौरे के बाद भी हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से फार्मा सेक्टर में और बहुत आगे बढ़ने की भी प्रयास किए जाएंगे। जैविक रसायन की बात करें, अजैविक रसायन की बात करें, लोहा या इस्पात की बात करें, इसके अलावा समुद्री उत्पाद, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहां से निर्यात करते हैं, लेकिन हम आयात बहुत बड़ी तादाद में माल का करते हैं। वो क्या है? जो हमारे प्रमुख आयात हैं उसमें तेल और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल ही हैं। जैसे हम जानते हैं कि किस तरीके से हमने अपना आयात तेल का बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन वनस्पति तेल की बात करें, सूरजमुखी तेल यानी खाना बनाने के तेल की बात करें, उर्वरक की बात, कुकिंग कोयले की बात, कोकिंग कोयले की बात करें, बहुमूल्य पत्थरों की बात करें या धातुएं, ये तमाम वो वस्तुएं हैं जो हम रूस से आयात भी करते हैं। लेकिन भारत और रूस के बीच के जो आर्थिक संबंध है वो किससे परिभाषित होते हैं? उसका प्रमुख आधार है आर्थिक तंत्र है भारत रूस अंतर सरकारी आयोग, IRIGC-TEC इसे कहा जाता है। इसके माध्यम से ही तमाम काम किए जाते, पूरे एक मैकेनिज्म है जो काम करता है। 2025 तक का अभी तक का जो द्विपक्षीय निवेश है हमारा, हम देख सकते हैं 50 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारा एक विस्तृत लक्ष्य है द्विपक्षीय व्यापार को लेकर, और 2030 तक हम द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इस वक्त लगभग 69 अरब डॉलर के आसपास है। और ये जो संभावनाएं दिखाई जा रही हैं अभी फिलहाल, उनको लेकर बात कही जा रही है कि लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें दोनों संबंधों की, तो मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी हमारे गगनयान, ये वो योजनाएं हैं जिसमें रूस हमारे साथ आगे बढ़कर सहयोग कर रहा है, जिसमें गगनयान तो है ही, लेकिन साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर भी हम सहयोग कर रहे हैं। और हमारे देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुरनकुलम, वहां भी रूस के ही सहयोग से हम इस संयंत्र को चला रहे हैं। और रूस में हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं। आप इस आंकड़े पर नजर डालें कि रूस में हमारे 30,000 भारतीय छात्र हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और अब जो मोबिलिटी को लेकर भी दोनों के बीच करार होने जा रहा है जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, उसके बाद ये आंकड़ा आपको बहुत बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन चिकित्सा छात्रों की सबसे बड़ी पसंद यहाँ पे संख्या मानी जाती है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां जाते हैं, लेकिन रूसी विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी को भी पढ़ाया जाता है। ये इस बात की तस्दीक करता है कि दोनों देशों की संस्कृति भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में इंडोलॉजी की पढ़ाई होती है, हिंदी और संस्कृति की भी शिक्षा रूस के विश्वविद्यालयों में दी जाती है। यानी दोनों देशों के बीच में हम देखें तो ये मान सकते हैं कि ये कुछ उदाहरण है जो ये दिखाते हैं कि बहुत गहरे और बहुत ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं दोनों देशों के बीच। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है 2+2 वार्ता की, यानी रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के स्तर पर 2+2 विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर यह वार्ता होती है, जिसकी 2021 से शुरुआत हुई है। ये इससे भी दोनों देशों के रिश्तों को बहुत नए आयाम इसके साथ जुड़े हैं। लेकिन बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जब वे रूस गए थे तब उन्हें रूस का सर्वोच्च राज्य का सम्मान भी दिया गया था। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं, और लगातार किस तरीके से ये रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आर्येंद्र, बिल्कुल, निश्चित तौर से आप जो बात विस्तार से बता रही थी ममता, कई सेगमेंट हैं, सेक्टर्स हैं जिसमें लगातार आगे तेजी से काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं अंशु जोशी जी, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर बहुत मजबूत एक आधार रहा है भारत और रूस के बीच में, और मौजूदा वक्त की जरूरत के लिहाज से भी देखा जाए तो ये आधार और विस्तार लेता दिखाई पड़ेगा। आपको लगता है कि वो कौन से स्पेसिफिक होने जा रहे हैं, कल जो हेडलाइंस बनते नजर आएंगे डिफेंस सेक्टर में?
निश्चित तौर पर रक्षा सहयोग का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने बराबर 1947 के बाद से तब जब हमने अपने कूटनीतिक संबंध रूस के साथ स्थापित किए, तब से हमने रूस से सहयोग प्राप्त होते हुए देखा। और जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है तब रशियन सिस्टम्स ने और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और अभी हाल फिलहाल S-400 की चमक और धमक ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व ने देखी। तो यदि हम भारत और रूस के बीच के रक्षा सहयोग को देखें तो 2021 से लेकर 2031 तक हमने 10 साल का एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसके माध्यम से हम को प्रोडक्शन को लेकर कि हम साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, टेक ट्रांसफर को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2+2 डायलॉग पे दोनों ही देश काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री साथ में काम करते हैं, डायलॉग्स होते हैं इसमें। और इसका प्रतिफल ये होता है कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ एक नया भारत की रक्षा क्षेत्र में जुड़ता जाता है। जैसे भारतीय नौसेना को दिसंबर 2024 में INS तुशील मिला। यदि हम मेजर अपने डिफेंस एक्विजिशंस और प्रोडक्शन की बात करें तो रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट जो है वो हमारे टोटल इक्विपमेंट का 60 से 70% बनाता है आर्येंद्र। और ब्रह्मोस मिसाइल की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, S-400 मैकेनिज्म्स की बात करना चाहूंगी, S-500 को लेकर के भी जॉइंट को प्रोडक्शन की बात चल रही है। और इसको लेकर के 2021 में ये बातचीत शुरू हुई थी और इसको लेकर के भी ये आशा जताई जा रही है कि आगे रशिया और भारत इसमें साथ में कुछ करेंगे। Su-30 MKI फाइटर जो एयरक्राफ्ट है वो भारत के साथ में अंडर लाइसेंसिंग रशिया बना रहा है। T-90 टैंक्स को लेकर के हम साथ में काम कर रहे हैं। AK-203 राइफल्स को लेकर के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो डील भारत ने रशिया के साथ की है, 2 बिलियन USD की ये डील है। और इसके अलावा हम साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हाल फिलहाल का जो एक पुतिन के आने से पहले डेवलपमेंट हुआ है वो है रेलोस अग्रीमेंट, जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है। और इसके माध्यम से दोनों ही देशों की जो पोर्ट्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, फैसिलिटीज हैं, जैसे कि रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी हुई, मेंटेनेंस की हुई, रिपेयर की हुई, ये एक दूसरे के ऑपरेशनल रीच में रहेगी। इसको लेकर के अभी हमने लेटेस्ट ट्वीट देखा है कि किस तरह से जो रशियन डूमा है उसने इसकी स्वीकृति दे दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण अग्रीमेंट है। इसी प्रकार का एक अग्रीमेंट हमने लेमोआ जो है वो अमेरिका के साथ भी किया हुआ है। और यदि अब आगे के कोलैबोरेशन को देखें तो देखिए जो रक्षा का क्षेत्र है वो विस्तार लेता जा रहा है नई तकनीक के माध्यम से। तो आप जैसे हाइपरसोनिक सिस्टम्स देखें, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, तो इन सब क्षेत्रों में भारत अब अपनी प्रतिभा आजमाना चाह रहा है। मेक इन इंडिया के लक्ष्य के साथ रशिया के साथ हम काम कर रहे हैं और लगातार रूस यहाँ पर उस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे ममता। बिल्कुल ममता, क्योंकि 6:35 का एक संभावित टाइम था और मुश्किल 1 मिनट का वक्त है, हमें तपस का रुख करना चाहिए क्योंकि वो मौजूद है वहाँ पे। बिल्कुल तपस, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार है जब पालम टेक्निकल एरिया में राष्ट्रपति पुतिन का आगमन होगा। आपके पीछे हलचल भी दिखाई पड़ रही है तपस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनफैक्ट मेरे कैमरामैन को ये बताना चाहूँगा कि एक बार दिखाए यहाँ पे हम लोगों को ये जो देख रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग पहले थोड़ा इस ब्रिज के आगे थे, लेकिन अब हम लोगों को बोला गया है कि यहाँ पे आ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप उसके ठीक आगे जो पूरा टेक्निकल एरिया जो है, पालम एयरपोर्ट का जो टेक्निकल एरिया है वो पूरी जगह को एकदम से घेर लिया गया है। एक तरह से चार चौबत जो एक पूरा डिफेंस पूरा लगाया गया है, पुलिस की जो पूरी टुकड़ी लगाई गई है और मल्टी लेयर प्रोटेक्शन जो दिया गया है। आप देख सकते हैं लाइट से यहाँ पे चल रही है। और अब से कुछ ही देर में हमें बताया गया कि थोड़ी ही देर में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लैंड करने वाले हैं और यहाँ इसी गेट से, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, उसी गेट से निकलने वाले हैं। पूरी की जो जगह है एक तरह से उसको एक छावनी की तरह, पुलिस छावनी की तरह बदल दिया गया है और वहाँ पे एक के बाद एक जो भी पुलिस के और जो आला अफसर है वो यहाँ पे आ रखे हैं। जितने भी डिफेंस फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने इस पूरी जगह को घेर के रखा हुआ है और पूरी तरह से ये जगह जो है एक तरह से उनके अंडर में है। दो चीज़ें अहम है। अब से थोड़ी देर में ये व्लादिमीर पुतिन का जो प्लेन है यहाँ पे लैंड करने वाला है। हमें थोड़ी देर में इसकी पुष्टि होने वाली है। हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल पुष्टि होने की उसकी, तो वो एक अहम चीज़ है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो दौरा है। ये अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो शायद बहुत कम ऐसे दौरे हैं जिसमें पूरे विश्व की निगाहें हैं, सिर्फ भारत और रशिया नहीं, पूरे विश्व की निगाहें हैं कि कैसे ये दोनों देश
आगे बढ़ते हैं और अगली सदी के लिए, अगली शताब्दी के लिए एक दूसरे को आगे लेके जाने के लिए तैयार हैं। बात चल रही थी S-400 की, हम ये जो बता रहे थे कि S-500 प्रोमीथियस जो है वो कितना महत्वपूर्ण है कि आप समझ सकते हैं कि नियर स्पेस एक डोमिनेंस प्रोवाइड करेगा। आप सोचिए 400 S-400 जो है वो 400 किलोमीटर तक का रेंज देता है। S-500 जो है प्रोमीथियस जो है वो आपको 500 से 600 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट नियर स्पेस डोमिनेंस प्रोवाइड करता है। कि कितना महत्वपूर्ण है। और अब से थोड़ी देर में हम देख पा रहे हैं यहाँ से लाइट, हम बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि थोड़ी देर में ये जो फाटक, ये जो दरवाज़ा है ये खुलेगा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट का, और यहाँ से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो पूरा कारकेड है वो निकलेगा। और तो ये हम इसी का बस इंतजार कर रहे हैं कि जी, किस तरीके से तपस अगर सुरक्षा के मद्देनजर अगर आप आगे उनके विमान के लैंड होने के बाद से आगे का ड्रिल अगर बता सकते हैं, सुरक्षा के मद्देनजर ध्यान रखते हुए, तो थोड़ा सा उसको बताइए, क्योंकि उसको लेकर भी बड़ा उत्सुकता है। तपस जी बिल्कुल, मैं ज़्यादा इस पे कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि एक पूरा मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो ब्लैंकेट है प्रोवाइड किया गया है। कमांडोज हैं, दिल्ली पुलिस के आला जो अधिकारी है वो तो है ही, उनके कमांडोज हैं, जो NSG कमांडोज है, जो दूसरे जो पूरे तैयार किया गया है कि एक इनर एक कॉरिडोर तैयार किया गया है, उसके बाहर का एक अलग से मिडिल कॉरिडोर है, एक आउटर लेयर जो कॉरिडोर वो अलग से तैयार किया गया। तो इस तरीके के पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। डिटेल अभी बताना शायद सही नहीं हो, कुछ चीज़ें और हमें पता है, लेकिन इस वक्त हम बताना मुलाजिम नहीं समझते कि शायद वो बताना इस वक्त सही ना हो। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि यहाँ से प्रेसिडेंट पुतिन का जो कारकेड निकलेगा वो हमारे मेरे राइट की तरफ यहाँ से निकलेगा और आगे की तरफ निकलेगा। कहाँ जाएगा अभी हम बताना शायद वो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये है कि हम बस वेट कर रहे हैं ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का। जी बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा उस पल का जब राष्ट्रपति पुतिन का विमान लैंड करेगा, भारत का आगमन होगा राष्ट्रपति पुतिन का, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा को लेकर। बहुत उम्मीदें हैं कि दोनों देशों के रिश्ते कई नए आयाम छूते और नई दिशा लेते भी नजर आएंगे। हमारे साथ सुशील जी भी लगातार बने हुए हैं, एम्बेसडर साहब इस वक्त, लेकिन हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़ रहे हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन के पास जाएंगे। उससे पहले सुशील जी सवाल आपसे जरूर लेना चाहेंगे। रक्षा क्षेत्र को लेकर हम लगातार बोल रहे हैं कि हमारे देखें तो पुराने संबंध चले आ रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो हमारे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स का 50% रशियन है। ऐसे में अब जो नए वक्त की चीज़ों की हम बात करें, चाहे हम S-500 की बात करें, चाहे हम सुखोई 57 की बात करें, ये जो नई तकनीक है किन मायनों में हमारे पुराने रक्षा संबंधों पर एक नई लकीर खींचते ये नजर आएंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर्स में भी रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, जिसका ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही एक उदाहरण है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप हमारे जो संबंध हैं, जैसे कि अभी फिगर्स भी दी जा रही हैं कि पीछे हमारा कम हुआ है वहां से इंपोर्ट करना, क्योंकि हमें जो प्लेटफॉर्म्स और जो अदर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी टेक्नोलॉजी अलग है उनकी जो रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अभी भी जो डिफेंस इक्विपमेंट है करीब 55% के करीब अभी भी हम रशियन ओरिजिन के हम इक्विपमेंट यूज करते हैं। और रूस एक ऐसा देश है जो कि हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू जो है जो डिफेंस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम ये रहता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इश्यू रहता है। भारत क्योंकि अपना मेक इन इंडिया का हमारा अपना प्रोग्राम है और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, तो भारत का हम जब भी किसी से भी इक्विपमेंट खरीदते हैं तो हमारा पहला शर्त होती है, रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर किया जाए। रशिया एक देश है जो कि बराबर हमारे को सहयोग करने के इस क्षेत्र में तैयार रहता है, और वो अब ज्वाइंट प्रोडक्शन, जैसा कि आपने ब्रह्मो का एग्जाम्पल दिया कि उदाहरण दिया कि जो बहुत सक्सेसफुल है, उसका बहुत बड़ा हम बहुत से देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ज्वाइंट प्रोडक्शन के अलावा ज्वाइंट डेवलपमेंट जो की बात है वो रूस हमारे साथ करने के लिए तैयार है जी। तो हमेशा तैयार रहता है, और जब से मोदी जी और जो प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात बढ़ी है तब से प्रेसिडेंट पुतिन हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि भारत के साथ सहयोग कैसे वो बढ़ाएं। तो डिफेंस में
इसलिए हमारी जो है मेरी जो बातचीत ज्यादा बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि रूस हमेशा भारत के साथ जो तकनीकी है सहयोग है उसकी तरफ बढ़ावा देता है। बिल्कुल, शायद उस लिहाज से मौजूदा दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ ही समय में राष्ट्रपति पुतिन का विशेष विमान भी भारत की सरजमी पे होगा। हमारे साथ में खास मेहमान आलोक बंसल जी जुड़ गए, निदेशक इंडिया फाउंडेशन के सुरक्षा मामलों के जानकार। आलोक जी, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। सवाल यही कि डिफेंस कोऑपरेशन में अब बात एक कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से को प्रोडक्शन तक बढ़ती नजर आ रही है, तब जबकि हम S-400 की बात करते हैं, S-500 की बात करते हैं, 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों की बात करते हैं, और तमाम प्रकार के जो मौजूदा हमारी सहयोग चला रहा है उसको भी आगे व्यवहारिक तरीके से बढ़ाने की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन, इस लिहाज से क्या कुछ बड़ा हम उम्मीद कर सकते हैं मौजूदा दौरे में? आलोक जी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि रूस को हमने हमेशा एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखा है, और अब जबकि भारत मेक इन इंडिया पे इतना ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है, तो हम आगे ऐसे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहेंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। और भारत और रूस का जो सहयोग है ब्रह्मोस में, वो बहुत ही ज्यादा सफल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, दुनिया में आज ब्रह्मोस अपनी तरह की अनूठी मिसाइल है और उसका कोई भी पर्याय नहीं। तो अब Su-57, S-400 इन सब के जॉइंट प्रोडक्शन की बात की जा रही है। ये सभी उन्नत शस्त्र प्रणालियां हैं और वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब जो है भारत और रूस में जो सहयोग है वो काफी आगे बढ़ने की संभावना है। और पहले भी अगर आप देखें तो जो अधिकांश हमारे यहाँ वायुयान बने हैं, रक्षा प्रणालियां, जो टैंक बने हैं, वो अधिकांश जो है सोवियत या रूसी ओरिजिन के शस्त्र प्रणालियां थी, और जिसमें उन्होंने हमें तकनीक दी और हमने उसको आगे बनाना, अपने यहाँ बनाने की सफल प्रयास किया। और इसके कारण जो हमारे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ और उससे हम आगे कई अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ पाए। तो अब ऐसे ही अपेक्षा है कि इस दौरे के बाद कुछ बिग टिकट्स अनाउंसमेंट्स होने चाहिए, और चूंकि रक्षा क्षेत्र भारत और रूस संबंधों का आधार रहा है, इस क्षेत्र में ही हम कुछ बड़ी घोषणाएं सुनेंगे। ऐसे में हमने आलोक जी जैसे कल देखा कि रशिया कॉलिंग फंक्शन में जब राष्ट्रपति पुतिन वहाँ बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को सामने रखा कि हम ना केवल नए तौर से एक्सपैंड करना चाहते हैं रिलेशंस को, उन्होंने टर्म यूज़ किया कि हम टेक्निकल डायमेंशन को भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, यानी तकनीकी रूप से भी हम और आगे विस्तार देना चाहते हैं। ये तकनीकी रूप से विस्तार किन किन क्षेत्रों तक आगे बढ़ता नजर आ रहा है? सैन्य के क्षेत्र में तो अब हम जॉइंट वेंचर्स जिसमें डिजाइन से डेवलपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग की बात तक कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी क्या आपको लगता है कौन से ऐसे पर्पस हो सकते हैं, कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जहां ये टेक्निकल एक्सपेंशन हमें व्यवहारिक रूप से नजर आएगी? देखिए, कई क्षेत्र हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है रूस का विशेषकर हार्डवेयर के क्षेत्र में एक अच्छी उनकी पकड़ है, और उनके जो वैज्ञानिक क्षमता है वो काफी अच्छी है। और हमने जो जैसे मैंने ब्रह्मोस का उदाहरण दिया, यहाँ पे भी अगर आप देखें भारतीय सॉफ्टवेयर और रूसी हार्डवेयर का एक अच्छा समन्वय करके एक सफल शस्त्र प्रणाली तैयार की गई। और हम ऑयल रिफाइनरीज ऑलरेडी देख रहे हैं, रूसी कंपनियां नायरा हमारे यहाँ निवेश कर चुकी है। तो ऑयल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हो सकता है। आज की तारीख में हम रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मिनरल्स की, तो ये जो प्रोसेसिंग है इसमें दोनों देश एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। और भी कई क्षेत्र हैं, चाहे टेलीकॉम का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो। जैसे आपको मालूम है कि रूस ने अभी कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन बनाया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हालांकि अभी शुरू में कुछ ही तरह के कैंसर, न्यूरो कैंसर, ब्रेन कैंसर के खिलाफ ये वैक्सीन की सफलता आकी जा रही है। पर ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों ही देशों में काफी क्षमता है, और अगर हम सहयोग करें तो हम ये वैश्विक कल्याण का जो एक मुद्दा है, इसमें हम काफी शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं और काफी ज्यादा सहयोग कर सकते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल, और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, क्योंकि डिफेंस सिर्फ रक्षा सहयोग तक नहीं बल्कि डिफेंस इकोनॉमी के लिहाज से भी एक बड़ा जरिया होता है, अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने के लिहाज से अगर बात भारत की हो, रूस की हो, उस दिशा में भी तमाम बड़े बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं। किस तरीके से डिफेंस कोऑपरेशन में अर्थव्यवस्था को संबल मिलता नजर आएगा दोनों ही देशों की? अजय। अरन जी, मुझे लगता है कि भारत की डिज़ाइन काफ़ी मजबूत है, तो को डिज़ाइन एंड को प्रोडक्शन ये शायद फोकस हो सकता है। और इस वक्त मैं भारत मंडपम में हूँ, जहाँ पर हैदराबाद हाउस में जब दोनों
भारत और रूस शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, उसके बाद दोनों ही नेता इसी जगह पे आएंगे। और मेरे दाएं जो आप भारत मंडपम का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर जो बिजनेस लीडर्स हैं उसको संबोधित करेंगे। तो स्पष्ट तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स कल रिलीज़ किए जाएंगे दोनों ही सरकारों की ओर से, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा उसको कैसे ज़मीन पर उतारा जाए, उसको फौरी तौर पर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बताने के लिए ये किस तरह के समझौते हुए हैं। यहाँ पर दोनों ही नेता जो बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट तौर पर डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में बड़े डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा भारत ने की है। तो को डिज़ाइन और को प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने अभी कुछ सोर्सेस के जरिए खबर मिल रही है कि शायद पनडुब्बियों को लेकर के भारत ने कुछ दिलचस्पी दिखाई है रूस के कंपनियों के साथ में। तो इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सहयोग को लेकर के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है। तो उसको लेकर के एक बड़ी संभावना नज़र आ रही है कि कल फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ एमएसएमई एक बहुत बड़ा बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, और भारत सरकार चाहती है कि भारत के एमएसएमईज को खासतौर पर एक्सपोर्ट्स में मदद की जाए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और जो पेमेंट्स किए जाते हैं भारत और रूस के बीच में, जो भी कारोबार हो रहा है उसमें 90% जो लोकल करेंसीज में किए जा रहे हैं। तो इस बात की तस्दीक करता है कि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और खासतौर पर फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के काफ़ी बड़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। टेलीकम्युनिकेशंस और आईटी में भी कुछ बड़े फैसले हो सकता है यहाँ से निकलते हुए दिखाई दें। डिजिटल इंडिया और एआई को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसमें माफ़ कीजिएगा, कैसे भारतीय कंपनियां रूस के साथ मिलकर के कुछ नए सॉल्यूशंस तैयार कर सकती हैं। लेकिन बार बार बात वही आती है कि लैंग्वेज बैरियर, जो सबसे बड़ा बैरियर है आने वाली पीढ़ी के लिए, उसको कैसे दूर किया जाएगा। क्या केवल दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, या फिर अलग अलग स्टेट लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ में रशियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। जिस तरह से इंडोलॉजी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है संस्कृति के लिहाज से, उसी तरह से रशियन लैंग्वेज को कैसे भारत के अलग अलग स्टेट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उसको अडॉप्ट करके, और कैसे जो मोबिलिटी का एग्रीमेंट होगा तो कैसे उसको ज़मीन पर लाने की कोशिश की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी तो कॉर्पोरेशंस की और कंपनीज की बनती है। मुझे लगता है एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का एक जबरदस्त समन्वय कल हमें देखने को मिलेगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बाद जो बिजनेस लीडर्स को संबोधन है उसमें भी कई सारे फोकस हमें स्पष्ट नजर आते जिस तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनी और निजी क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल भी साथ में आ रहा है, उससे संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। अंशु जोशी जी, एक बात जरूर समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हम बात तमाम व्यापार की करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों की संभावनाओं की करेंगे, तो कूटनीति की बात भी होती है। ऐसे में हम देखते हैं कि किस तरीके से विभिन्न मल्टी फोरम्स में रूस हमारे साथ खड़ा हुआ ही नजर आया है, चाहे हम ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, इत्यादि मंच। ऐसे में ये मल्टी अलाइन पॉलिसी जो भारत की है, किस तरीके से दोनों देशों के बीच की जो कूटनीति है वो भी इसे आगे बढ़ाती ही नजर आ रही है, क्योंकि आज के दौर में ये सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल ममता जी, आज के जिस उथल भरे विश्व में हम रह रहे हैं, तब जबकि दो युद्ध चल रहे हैं और अमेरिका जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स और एक्शंस लेकर के विशेष ग्लोबल साउथ के देशों के सामने आ रहा है, तो ऐसे में मल्टीपोलैरिटी को बनाए रखना, और बल्कि अब तो एक कदम आगे कूटनीति की दुनिया में हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिटी के सिद्धांत की, जिसमें पहले जो हम शक्ति के पोल्स की, ध्रुवों की बात करते थे, उससे आगे बढ़ के अब हम मल्टीप्लेक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कॉमन थीम्स पे, कॉमन एजेंडा पर देश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर साथ आकर के काम कर सकते हैं, और जहां उनके नेशनल इंटरेस्ट्स या उनके जो कॉन्वर्जेशनल पॉइंट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वहां पर फिर वो पीछे हट सकते हैं। भारत और रूस की और यदि हम निगाह डालें तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कुछ समय के लिए विश्व एक ध्रुवीय हुआ था, और हमने देखा कि किस प्रकार अमेरिका का वर्चस्व हुआ था। लेकिन इसके बाद हमने तेजी से पूरे विश्व को बहुध्रुवीय होते हुए देखा, शक्ति के बहुत सारे पोल्स उभरे, और रूस भी इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास रखता है, जिसमें भारत विश्वास रखता है, और इसके लिए रूस भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में विश्वास रखता है, जिसमें भारत विश्वास रखता है। तो यही कारण है ममता जी कि जो अलग अलग हमारे बहुपक्षीय मंच है,
वहां भारत और रूस हमको साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। और दोनों की यदि हम रीति नीति को देखें, विदेश नीति के तत्वों को देखें, तो बहुत सारी साम्यताएं हमें दिखाई पड़ती हैं। और जो राष्ट्रीयता की भावना है वो आपको दोनों ही देशों के लोगों में विदेश नीति में भरपूर दिखाई पड़ेगी। तो यही कारण है कि कूटनीतिक स्तर पर हमने हमेशा रूस को सुदृढ़ता से भारत के साथ एक सहयोगी के रूप में देखा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि समय की कसौटी पर खरी उतरी ये पूरी रिलेशनशिप है जो दोनों देशों के बीच है। और अब ये देखना रोचक होगा कि पुतिन की इस बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमें क्या कुछ सुनाई पड़ता है, एक्शन आइटम्स या हमें ऑन ग्राउंड क्या दिखाई पड़ता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, इंतजार इसी बात का है कि अब से कुछ देर में ही संभवतः राष्ट्रपति पुतिन का जो विशेष विमान है वो भारत की सरजमी पे उतरेगा और उसके बाद से लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि आखिर पूरा ये बात अब आगे बढ़ती कैसे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। उस खबर के इस पूरे विस्तार पे बातचीत ये कार्यक्रम में हम लगातार बने रहेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और उसके बाद से 2 दिन का ये महत्वपूर्ण राजकीय दौरा किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इस पे हम लगातार पल पल चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ में। हमारे सहयोगी संवाददाता भी लगातार हमारे साथ में बने हुए, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। सिंघल जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस पूरे दौरे के दरमियान एक इंटरनेशनल मैसेजिंग भी दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, उस नजरिए से कैसे समझा और देखा जाए इस बात को? देखिए, जैसा कि अभी बातचीत चल रही है कि ये जो है, ये जो विजिट हो रही है, ये ना केवल भारत और रूस के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए है डिफरेंट फोरम्स में, बीट डिफेंस हो, चाहे बिजनेस हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, बट सबसे ज्यादा बड़ा इसका महत्व इस बात का है कि ये जो और जो देश हैं उनको क्या संदेश जा रहा है। सबसे पहला तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको मैसेज जा रहा है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो अपने अलग, उनका अपना समीकरण है, उसके ऊपर है, ना कि किसी और देश से रिलेटेड है। दूसरा, ये दिखा रहा है कि भारत और रूस दोनों के पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं और ऑप्शंस हैं, जिसको वो अपने जो उद्देश्य हैं, अपनी जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय हित हैं, उसके अनुसार उसको लेकर के चलेंगे। तीसरा, मेरे विचार से ये एक ऑल्टरनेटिव मॉडल भी उनको दिखा रहा है, चाहे डिजिटल और फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, जो कि वेस्टर्न टैक्स जो हमारी जो डिपेंडेंस है उसको कम करेगा, प्लस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, वो नए ट्रेड रूट निकालेगा और उससे कीमतें कम होंगी, खर्चा ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, आर्कटिक की बात कर रहे हैं हम रूट की, या फिर जो इंस्टेक की बात कर रहे हैं, जो ईरान के थ्रू हम बात कर रहे हैं, व्लादिवोस्टॉक चेन्नई की बात कर रहे हैं, वो हमें नए रूट निकालेगा जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। दूसरा जो है, जो हम अभी बात कर रहे थे FTAs के बारे में बात कर रहे थे, नॉन डॉलर ट्रेड के बारे में, वो एक न्यू आर्किटेक्ट बनाएगा जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देगा, ना केवल भारत को बल्कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को। तो मेरा विचार है कि ये जो है संदेश, इस जो विजिट है, ये इसके जो बहुत सारे जो है संदेश यहां से जाएंगे, इसके जब कल को जब जॉइंट स्टेटमेंट होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये ना केवल भारत और रूस के संबंधों को दिखाएगा, बल्कि ऑल्टरनेट क्या है वेस्टर्न डोमिनेशन का,
वो भी इसके साथ में जाहिर होगा मेरे ख्याल से। तो ये बहुत बड़ा एक नया रूट निकलेगा उसके लिए। बिल्कुल अपने आपने ममता, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत एक बड़ा फोकस है जिसको लेकर लगातार बात होती है कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि इस पर भी एक सवाल बनता है अंशु जी से। बिल्कुल सही बात है ये। और अंशु जी, ये जब कनेक्टिविटी की बात, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके के उच्च स्तरीय दौरे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं भारत का हमेशा से प्रधानमंत्री का जोर रहा है कि हम इस कनेक्टिविटी को भी अलग अलग आयाम के साथ परिभाषित करें, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी भी आती है, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी आता है, इंफ्रा कनेक्टिविटी के साथ साथ। रूस के साथ तो हमारे इतने प्रगाढ़ संबंध हैं, अब कनेक्टिविटी के कौन से नए आयाम हैं जिन्हें हमें छूना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब हम लेबर मोबिलिटी की भी बात कर रहे हैं तो फिर एक और आयाम जुड़ता नजर आता है। निश्चित तौर पर ममता जी, और कनेक्टिविटी को हम दो थीम्स के अंडर लेकर के समझ सकते हैं। तो एक कनेक्टिविटी जो लोगों से लोगों के बीच हो, और इसके लिए हमने देखा कि बड़े लंबे समय तक दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच, शैक्षणिक स्तर पर जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनके बीच हमारी एम्बेसीज के माध्यम से इस प्रकार के कनेक्ट्स रहे, जिसमें हम पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बढ़ावा दे सकें। अभी आज के समय जो पीपल्स मोबिलिटी, और हमारे पास जिस प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको हम किस प्रकार से सीधे रशिया से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की उन्हें आवश्यकता है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहां पर उभर के आती है। अब इसके लिए हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि एक लैंग्वेज बैरियर है जो हमारे सामने आता है, और इस लैंग्वेज बैरियर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको लेकर के कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण थीम जो कनेक्टिविटी की है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी है, और ये सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने के लिए भी अत्यावश्यक है। तो इसको लेकर के एक तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो बात भारत और रशिया लगातार कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पड़ाव है इस सहयोग के क्षेत्र में। और दूसरा चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो ये मैरीटाइम रूट की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से सप्लाई चेन्स को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसको लेकर के भी ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण माइलस्टोन दिखाई पड़ता है जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक और बिंदु हम देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल कनेक्ट के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, और तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर हम डिजिटाइजेशन को लेकर के आ सकते हैं, तो वहां पर भी एक डिजिटाइज्ड कनेक्टिविटी की बात हम कर सकते हैं। ममता जी, बिल्कुल, तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाए उस नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तपस भी लगातार पालम टेक्निकल एरिया से हमारे साथ बने हुए, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन का जो विमान है वो लैंड करेगा। तपस, कुछ हलचल अगर कुछ है तो बताइए जरा। हम भी वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी कुछ होगा, लेकिन अभी भी हमारे को कंफर्मेशन नहीं आई है। हमारी अंदर टीम है, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो कहना पड़ेगा थोड़ा वेट ज़रूरी है। आर्येंद्र, बिल्कुल, तो हम इंतजार करते हैं। इस बीच में अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप भारत मंडपम में मौजूद हैं जहाँ पर बिजनेस को लेकर लगातार बात हो रही है। अजय, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो जी हाँ, अजय आपसे ही समझना चाहते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल आपसे ही समझना चाहते हैं, क्योंकि हम जब बात कोऑपरेशन की बात लगातार कर रहे हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। नए सेक्टर्स का भी आप लगातार जिक्र कर रहे थे, नए सेक्टर्स में जो हर्डल्स हैं उसको दूर करने के लिए। जी अजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो चलिए, भारत मंडपम से ही एक हमारे मित्र हैं जो कि मथुरा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, मेरे ख्याल से आर्सनल आलम साहब हैं। थोड़ा सा हमें बताइए इनसाइड स्टोरी, आप ही के जरिए कौन कौन से सेक्टर्स में बात हुई और रशियन डेलीगेशंस के साथ इंटरेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आज आया, और यहाँ पर जितना भी जो पूरा चीज़ें देखी गई कि जो रशिया के डेलीगेट्स आए थे, तो उन्होंने अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि आजकल जो है हमारा जो निर्भरता है वो ज़्यादातर चीज़ों में तो आगे है ही, लेकिन हमारा जो ऑटोमोबाइल में, टेक्सटाइल में और फूड इंडस्ट्री में, और ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री में भी, सी फूड में बहुत है, और एग्रीकल्चर में, ये सभी लोगों की रिक्वायरमेंट्स रही। जितने बड़े बड़े डेलीगेट्स आए उन सभी लोगों ने ये बताया कि भाई इस तरीके से हमें आगे इंपोर्टर हमें इंडिया से चाहिए, और इंडिया के जो टाई अप्स हैं, इंडिया की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिससे कि हम इन चीज़ को आगे लेकर बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस टाई अप करना चाहते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि भारत के जो एमएसएमई सेक्टर है उससे बढ़ावा मिलेगा, और जैसे ही नए एक्सपोर्ट्स मार्केट मिलेंगे आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, तो क्या फ़ायदा होगा जो ज़मीन पर लोग हैं जहाँ पर वाकई अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाई दे रही है?
देखिए, इंडस्ट्री तो काफ़ी ग्रोथ है, ऐसी बात नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये है कि जितने भी नए स्टार्टअप हैं, जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं, मैं उन सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट में मतलब अपने आप को आगे देखना चाहते हैं तो काफ़ी एक रिक्वायरमेंट है, बहुत लोगों की, बहुत कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए आगे चीज़ों को लेकर चलने के लिए, और आपके पास ऐसी क्वालिटी, ऐसे प्रोडक्ट और ऐसा इनोवेशन और ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी जो एक इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। आनंद साहब, आप जो कि फर्स्ट जनरेशन एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे आपको हैं रोकना और चाहेंगे अजय, जिस तरह क्योंकि से ये भारत दृश्य सीधे है। डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने एक्सपोर्ट बास्केट को, जी बिल्कुल अजय, अपनी बात जारी रखें। जी, तो मैं ये सवाल कर रहा था आलम साहब कि चूंकि आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसका फ़ायदा कैसे हमें दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब जैसे टैरिफ तो लगा, लेकिन हम केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बहुत सारे नए बाजार भी हम तलाश रहे हैं। जी, ये जो अभी जो बिज़नेस, जो इंडिया बिज़नेस और जो फोरम हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि जो अभी भारत से जो हमारा यूएसए का जो टैरिफ लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरीके से जो नए स्टार्टअप है, नए एंटरप्रेन्योर हैं, वो अपने इस टैरिफ के माध्यम से मतलब इस चीज़ों को अपना जो स्टार्टअप है उनको कवर नहीं कर सकते। भाई, अपने बिज़नेस को अगर बढ़ाना है तो हमें और कंट्रीज़ को तलाश करना है। इसीलिए हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो रशिया का जो इंडिया बिजनेस रशिया जो फोरम है, इसको ही किया है, और जिससे कि हमें एंटरप्रेन्योर, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, नए स्टार्टअप हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि अभी इस लाइन में और कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, आगे चल के और भी इंडिया ग्रोथ करेगा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ बस। आलम साहब, बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जो कि इंडिया बिजनेस फोरम में ही हिस्सा ले रहे थे आलम साहब, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेंट माहौल तैयार किया गया, और कल सारे बिजनेस डेलीगेशंस जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं और फिकी इसको लीड कर रहा है, उनकी कोशिश होगी कि दोनों ही नेताओं को सुना जाए और उन नए सेक्टर्स में नई संभावनाएं तलाशी जाएं, नए दोस्त बनाए जाएं, नए कारोबारों को नई ऊंचाइयां दी जाएं। बिल्कुल अजय, तो उम्मीद बहुत है, संभावनाएं बहुत हैं और जोश भी बहुत है, जैसा कि हम सुन रहे थे आपके मेहमान के द्वारा कि जोश भी बहुत है, और सरकार, दोनों तरफ की सरकारों के द्वारा ये मंशा और नियत भी स्पष्ट है कि अब रिश्तों को नए आयाम, नई ऊंचाइयां देना बहुत ज़रूरी है। और हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता ही रहे हैं। इस वक्त आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन का विमान दिल्ली पहुंच चुका है, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में आगमन हो चुका है, और अब यहाँ से जो औपचारिक वार्ताएं होनी है, कल उनका आगाज होगा, लेकिन उससे पहले आज अनौपचारिक बैठक होगी। 4 साल के बाद ममता, ये दौरा एक तरीके से 2021 के बाद अब 2025 में राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा हो रहा है। अपने आप में ये 5वां भारत दौरा 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा, ना सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से ममता, जो बात हम लोग लगातार मेहमानों से भी कर रहे हैं, बात की वैश्विक नज़रिए के लिहाज से भी देखा जाए, अपने आप में एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर पूरी दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं लगातार। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, क्योंकि एक बड़ा संदेश और संकेत भी दिखाई पड़ता है मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से, किस नज़रिए से इसको समझा और देखा जाए? 4 साल के बाद राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भारत हो रहा है, और एक विश्वस्त, भरोसेमंद दोस्त के नाते दो नेताओं का एक मिलन भी एक तरीके से देखने को मिलेगा। अंशु जी, वो ऐसे नेता हैं जिनकी मित्रता पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि पुतिन जैसे नेता, और मैं उनको वन ऑफ द टफेस्ट स्टेट्समैन मानती हूँ वैश्विक राजनीति में। जब हम देखते हैं तो पूरी दुनिया जानती है उनके नेतृत्व का लोहा, और हम ये जानते हैं कि कैसे 16 वर्षों तक केजीबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं, वो जर्मनी में पोस्टेड रहे हैं। 1991 से राजनीति में कदम रखा, 1996 में येल्तसिन प्रशासन में उन्होंने काम करना शुरू किया, 99 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2000 में राष्ट्रपति बने, इसके पहले एक्टिंग राष्ट्रपति बने, इसके बाद 2004 में फिर राष्ट्रपति बने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के चलते वो फिर इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ पाए, तो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे, फिर राष्ट्रपति बने। तो हम समझ सकते हैं कि पुतिन ने एक कितना लंबा दौर न सिर्फ रूस की राजनीति की दृष्टि से देखा है, उन्होंने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर देखा है, और साथ ही साथ वैश्विक परिदृश्य को भी तेजी से बदलते हुए देखा है। और वही मैं आपको ये भी बताऊं कि जब नवंबर 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक पूरा मंडल रूस यात्रा पर गया था, तब अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री तब गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे, और वो डेलीगेशन में वो भी गए थे,
और उनकी मुलाकात पुतिन से हुई थी। तो ये जो मित्रता अब हम देख रहे हैं और पुतिन जो लगातार बार बार मोदी जी को अपना एक बहुत ही परम घनिष्ठ मित्र कहकर संबोधित करते हैं, मानते हैं, भारत की विकास यात्रा की सराहना कर रहे हैं लगातार, भारत की किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि को और सुनिश्चित किया जा सके, भारत के नेतृत्व की भूमिका को और कैसे अच्छा किया जा सके, इसकी वो बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है, क्योंकि अभी वैश्विक परिदृश्य की जो टाइमिंग है उसको देखते हुए, भारत की अभी जो आवश्यकता है उनको देखते हुए, रूस की जिस प्रकार की आवश्यकताएं, जिस प्रकार के नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनको देखते हुए, दोनों देशों के बीच में बहुत बढ़िया सिनर्जी बनी हुई है और इस सिनर्जी को हमने 1947 से लगातार देखा है। तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप जो हम एलिवेट करके 2010 में हमने अनाउंस की थी, उसके बाद से लगातार हमने दोनों ही देशों के बीच के जो संबंध हैं उनको नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखा है और मुझे विश्वास है कि ये दौरा भी दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और वैश्विक परिदृश्य पर कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी जरूर देगा। बिल्कुल, और ये पॉजिटिव सिग्नल्स ही हैं जिसका इंतजार हो रहा है सबको, क्योंकि जब कल द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उसके बाद ये जो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं ये और ठोस रूप में हमारे सामने आ जाएंगे कि कौन से एमओयूज साइन हो रहे हैं। सुशील जी, ये जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि इतने क्षेत्र में हमारा सहयोग हो रहा है इत्यादि तमाम, जब हम देखते हैं एमओयूज साइन किए जाते हैं उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत उनमें काम आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन क्या भारत और रूस के जिस स्तर के दोस्ती के संबंध प्रगाढ़ हैं, क्या और जिस तरीके का तंत्र, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना हुआ है पहले से ही, क्या ये इस बात को भी और ज्यादा उत्साह तरीके से प्रस्तुत करता है कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर तो उसकी क्रियान्वयन में भी देरी नहीं लगती, और ये पहले भी उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जहाँ तक भारत और रूस का जो संबंध है और जो इम्प्लीमेंटेशन की जो बात हो रही है उसके लिए हमारा जो है जॉइंट मैकेनिज्म है ऑलरेडी, तो उसकी हर साल एक्चुअली हर रिव्यू होती है, हर साल मीटिंग होती है और रेगुलर इंटरवल पे उनकी पे रिव्यू किया जाता है कि जो डिसीजन लिए गए थे उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसमें क्या अड़चने हैं, किस तरह उन अड़चनों को दूर किया जाए। तो एक ये बहुत एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं उन्होंने तो वो खुद अपनी इस पे जो है रिव्यू करवाते हैं, खुद उसकी निगाहें रखते हैं उस पे। तो इम्प्लीमेंटेशन में भारत की तरफ से बहुत जो है पूरी जो है जिम्मेवारी के साथ उसको किया जाता है। कुछ जो है पीछे जो, क्योंकि रूस के मामले में थोड़ा सा उनको वहां समस्या आई है थोड़ी सी हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, जैसा कि अभी बात कर रहे थे रक्षा के मामले में कि जो हथियार हमारे को हैं उनके जो प्लेटफॉर्म की सर्विस है, क्योंकि एक तो सैंक्शंस है वेस्टर्न कंट्रीज की, दूसरा यूक्रेन में उनका जो फोकस है उसकी वजह से थोड़ी समस्या आई है। इसी के लिए मद्देनजर रखते हुए अब जो बातचीत चल रही है, अभी हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इश्यूज हैं वो सारे वो हमारे डिस्कस हुए। अभी रक्षा मंत्री जी मिल के चुके हैं दोनों देशों के, उनकी आपस में बातचीत हुई है कि जो गतिरोध है उनको किस तरीके से दूर किया जाए। और दोनों लीडर, हमारी सबसे बड़ी बात क्या है भारत और रूस के संबंधों में कि जो हमारे जो शीर्ष लीडर हैं हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति पुतिन, वो खुद इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें, कि वो खुद देख रहे हैं कि किस तरह से हम गतिरोधों को दूर किया जाए। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने डायरेक्टिव दी है कि जो गैप है, हमारा जो ट्रेड गैप है, उसको दूर करने के लिए रूस हर संभव कोशिश करे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एकदम वो सबसे उच्चतम स्तर पर इस पर लोग कॉन्शियस हैं, लीडर्स कॉन्शियस हैं और उसको कोशिश करी जा रही। तो मेरे विचार से जो मीटिंग आज जो आए हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनकी आपस में जो बातचीत होने वाली है और जो कल बातचीत होगी उसमें ये सारी बातें डिस्कस होंगी कि किस तरह से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े ताकि $100 बिलियन का जो टारगेट है हमारा $100 बिलियन पहुंचाने का 2030 तक, उसको किस तरीके से दोनों देशों के फायदे के ध्यान में रखते हुए उसको किस तरह से अचीव किया जाए। जी अंशु जी, क्योंकि मोबिलिटी को लेकर भी बात काफ़ी आगे बढ़ी है और अब स्किल्ड वर्कर्स लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ते हुए एक दूसरे देशों में जाकर अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करते नजर आएंगे और हम अपने अपने जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं एक दूसरे को मदद देते हुए दिखाई पड़ेंगे। उस दिशा में आपको लगता है कि कैसे बात आगे बढ़ेगी? एमओयू साइन होना एक और उसको ज़मीन पे उतारना, और वो भी वक्त रहते जल्दी से उतारना, इस दिशा में बात बढ़ेगी कैसे आगे? अंशु जी।
तो मोबिलिटी की आपने जो बात की और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जब हम मोबिलिटी की बात करें तो हमारे पास रशिया को भेजने के लिए 10 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर का चैलेंज है हमारे सामने, लेकिन इसके कई तकनीकी समाधान भी हैं यदि हम आज की दुनिया को देखें। और एक यहाँ पर फिर सिनर्जी ऐसे बनती हुई दिखाई पड़ती है कि इसकी बड़ी आवश्यकता रशिया को है। हालांकि हम ये बिंदु भी ना भूलें कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी जारी है, लेकिन रशिया में अपनी डायस्पोरा को सुदृढ़ बनाने के लिए ये डायस्पोरा कैसे भारत की और रशिया की आर्थिक गति को आगे बढ़ा सकती है, इस दृष्टि से हमारी जो ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हुए, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देते हुए, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देते हुए हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा कि एमओयू साइन करना या अग्रीमेंट साइन करना, तो एक हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसा होगा। एक सीधी सी बात है, इसको जमीन पर उतारना और इससे फिर टेंजिबल आउटकम्स निकालना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हाल फिलहाल जिस प्रकार से हम रूस का रुख देख रहे हैं, किस प्रकार से एक ट्रेड इम्बैलेंस को भी हम कम करें, भारत के तरफ लेकर के जाएं, किस प्रकार से हम मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाएं भारत के दृष्टिकोण से, और किस प्रकार से हम अपने एक डाइवर्सिफाई करें अपने सर्विसेज का जो हम रूस को प्रदान करते हैं। तो वहां पर भी फिर जो ये हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी की जो भूमिका या उनसे जुड़ा हुआ जो बिंदु है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये देखना फिर एक रोचक तथ्य होगा कि कल तक ये अमली जामा पहन करके किस तरह से हमारे सामने आता है। जी बिल्कुल, इस पर नज़र रहेगी सबकी। और ऐसे में सुशील जी, जब हम इस तरह के सहयोग की बात कर रहे हैं, रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है, इसकी बात की जा रही है इस बार, तो क्या आपको लगता है सुशील जी कि ये जैसे पुराने रिश्तों को, अपने पुराने प्रगाढ़ दोस्ती के रिश्ते को ही मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर पुनर्भाषित करने का एक प्रयास भी क्या नजर आता है? क्या उसको इस दिशा में भी देखना सही रहेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब इसमें नए आयाम जुड़ेंगे, नई दिशा दिखेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे को फायदा क्या है भारत और रूस के संबंधों में? सबसे बड़ा फायदा है कि फाउंडेशन जो है हमारी बहुत स्ट्रांग है, उसके ऊपर आगे क्या, और दोनों देशों एक दूसरे को समझते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये 19वीं मुलाकात होगी दोनों राष्ट्र अध्यक्षों की, एक प्रधानमंत्री मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, तो आपस में उनकी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें रिलेशनशिप को नया मोड़ देना या उसको ज्यादा प्रगाढ़ बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे की को समझते हैं और विश्वास है, जो कि बहुत जरूरी चीज है किसी भी रिलेशनशिप में। और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हम बात कर रहे हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव, तो वो एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि अभी हम के बारे में बात कर रहे थे, साइबर सिक्योरिटी या आईटेक के बारे में बात कर रहे हैं, आईटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत जो है, भारत के पास में सॉफ्टवेयर पूरी नॉलेज है और रूस हमें मदद कर सकता है हार्डवेयर में। तो दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो कि रूस चाहता है कि जो वेस्टर्न डोमिनेशन है वो कम हो। ऐसे ही अगर हम देखें कि ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है, बैटरी में भारत जो है, भारत की क्षमता है, रूस को आवश्यकता है, और रूस के पास में क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि भारत में प्रोसेस किए जा सकते हैं आसानी से। तो हमारी वहां कॉम्प्लीमेंटरिटी है, तो उसको हम वो क्षेत्र हैं जिसमें हम काम करेंगे। हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, रूस चाहता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो वेस्टर्न का डोमिनेशन है उसकी जगह वो भारत दुनिया में सब जानते हैं कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर है, बहुत आगे बढ़ चुका है। इवन अमेरिका, यूके वगैरह से भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। दूसरा फार्मास्यूटिकल का एरिया है, क्योंकि भारत एक फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी पावर है, वो एक एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर के बाद रूस में लैंड है, भारत में जो है क्षमता है, तो जब हम ये मोबिलिटी की बात कर रहे हैं 1 मिलियन लोगों की, तो वो वहां पे जो गैप है वो हम पूरा कर सकते हैं। और जहां तक ये भाषा की समस्या की सवाल है, भारत के लोग जो हैं बहुत ही एंटरप्रेन्योरिंग है। मैं कहूंगा कि अभी भी 1 लाख 1.5 लाख जो करीब 2 लाख के लोग वहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं,
और वहाँ ब्लू कॉलर वर्कर भी हैं जो कि भाषा उतना नहीं समझते, क्योंकि भारत के जो ज्यादातर जो लोग हैं वो बड़े टेक्निकली कॉम्पिटेंट होते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्शंस जो है बहुत कम इंस्ट्रक्शन में वो काम कर लेते हैं, तो जो कि काफी देशों में वैसा नहीं हो पाता है। तो भाषा की एक समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जैसे कि अभी प्रोफेसर अंशु ने भी कहा कि ये मॉडर्न जमाना है, तो उसमें तरीके हैं। आजकल जो है गूगल चैट से भी बात कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेशन से भी बात हो जाती है, तो ये मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो है उसकी। लेकिन कॉम्प्लीमेंटरिटी इतनी ज्यादा है हमारी कि जो आयाम नए आने वाले हैं, इसीलिए वो जो फाउंडेशन है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए हम आगे बहुत तेजी से आराम से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, चंद्रशेखर जोशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी संवाददाता। चंद्रशेखर, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि फार्मास्यूटिकल हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, इस पर तेजी से बात बढ़ती आगे नजर आएगी। इस बात की संभावना भी है कि कल इस पे कुछ बड़ा एक सहयोग की बात आगे आ सकती है। उस लिहाज से कैसे अब बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी, और ये भारत में जॉब क्रिएशन भी, और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। रेड कारपेट दिखाई पड़ रहा है, और ये सीधी तस्वीरें पालम टेक्निकल एरिया से दो दोस्तों की एक तरीके से मुलाकात, और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, जहां पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं टेक्निकल पालम एरिया एयरपोर्ट से जो दिल्ली में है, और विशेष विमान के माध्यम से राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका ये विशेष दौरा, राजकीय दौरा, और प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त को रिसीव करने पहुंचे। तो ये तस्वीरें अपने आप में ममता बहुत कुछ कहती हैं। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, गर्मजोशी भी साफ तौर पे दिखाई पड़ी। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का भारत आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए पालम टेक्निकल एरिया पहुंचे, और जहां से अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के आवास पर भोज की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो दृश्य हम देख रहे थे, ये इस बात की भी तस्दीक करते नजर आ रहे हैं कि दोनों देशों के न केवल रिश्ते प्रगाढ़ हैं, बल्कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच की भी केमिस्ट्री, आपसी सम्मान, आपसी आदर पर आधारित है, और ये इन उम्मीदों को और बल देती है और संबल देती है कि दोनों देशों के रिश्तों को अब और नए आयाम मिलने लगेंगे। बिल्कुल, और सांस्कृतिक छटा भी हमें एयरपोर्ट पे ही देखने को मिली। भारतीय संस्कृति से परिचय भी प्रधानमंत्री ने कराया। जब भारत की इस जो सांस्कृतिक विरासत थी, एक तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण भी हमने देखा, और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ने ही बड़े खड़े होकर उस प्रस्तुति को देखा, ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि दिल्ली या भारत की सरजमी पे कदम रखते ही राष्ट्रपति पुतिन को स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उन्होंने गले लगाकर उनका स्वागत किया। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं ममता की, कैसे दो नेता नहीं बल्कि दो दोस्तों के बीच की केमिस्ट्री को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। और ऐसे में हमने देखा था पिछली मुलाकात के दरमियान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था, क्योंकि भाषा एक बाधा आती है, तो उन्होंने कहा था कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, मोदी जी से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है कि वो मेरी बात समझ लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात पे बड़ा हंसे थे। तो अपने आप में ये दिखाता है, सहजता भी दिखाता है, और वो सहजता दौरे की शुरुआत से ही दिखाई पड़ने लगी है ममता। बिल्कुल, और ये जो दौरे की शुरुआत से जो सहजता नजर आई है, ये जाहिर है कि कल जो मुलाकात होगी, जो औपचारिक बैठक होगी, उसमें भी इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। हमारे साथ
अंशु जी भी बनी हुई हैं। प्रोफेसर अंशु, इस तरह के दृश्य हमने बहुत बार देखे हैं, लेकिन ये जो दौरा है, राष्ट्रपति पुतिन का दौरा है, ये रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा है, उसमें स्वयं प्रधानमंत्री का वहां जाना, प्रोटोकॉल से इतर उन्हें रिसीव करना, उनका स्वागत करना और जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, कह सकते हैं कि केमिस्ट्री आगे हमें नजर आएगी। निश्चित तौर पर ममता जी, और ये केमिस्ट्री तो अभी हमें एक बार रोकना चाहेंगे प्रोफेसर अंशु, यहाँ पर दर्शकों को बता दें, ये दृश्य जब राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पहुंचे थे, रेड कारपेट बिछाया गया राष्ट्रपति पुतिन के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले मिलकर राष्ट्रपति पुतिन का बेहद गर्मजोशी और बेहद आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया और ये प्रोटोकॉल के इतर किया गया था। ये दृश्य इस बात को साबित करते हैं कि दोनों देशों के बीच के प्रगाढ़ रिश्ते राष्ट्राध्यक्षों की आपसी केमिस्ट्री तक भी पहुंचते हैं। दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंध जो हमेशा संवाद और सहयोग पर आधारित रहे हैं, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की केमिस्ट्री भी अद्वितीय मानी जाती है, भरोसे पर आधारित मानी जाती है और पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य के साथ राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने खड़े होकर इस नृत्य का आनंद लिया, लेकिन साथ ही तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन हो चुका है। अपने विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रोटोकॉल के इतर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे और दोनों ही नेता जब मिले, पहले शेक हैंड किया, फिर गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया और चेहरे के भाव साफ तौर से दिखा रहे हैं कि कैसे खुशी दोनों ही नेताओं के चेहरे पे साफ तौर से नजर आ रही है। तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं पालम टेक्निकल से। पालम टेक्निकल से तापस हमारे साथ है। तापस, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे लीडरशिप लेवल केमिस्ट्री की वजह से दोनों देशों के रिश्ते और अधिक महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद पुख्ता हो जाती है। लेकिन यहां जो हम दृश्य दिखा रहे हैं लोगों को कि प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए। तस्वीर देखिए इस वक्त लाइव पालम एयरपोर्ट के बाहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया के, ये दोनों अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। आपने तस्वीरें दिखाई अंदर की, जहां पे प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल छोड़ के आगे बढ़े और प्रोटोकॉल तोड़ के आगे आके उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को उनका स्वागत किया। देश के धरती पे जब वो उतरे, आप देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा कारकेड जा रहा है इस वक्त। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पूरा रास्ता जो है उसको सैनिटाइज कर दिया गया और सिर्फ ये जो दोनों देश के जो लीडर है देशों की, ये पूरे विश्व की, क्योंकि ममता संभवतः क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर कई बार जैमर भी होता है, तो इसलिए सिग्नल्स का इशू आता है। क्योंकि तापस वहां मौजूद है जहां से दोनों ही नेता इस वक्त गुजर रहे हैं, तो अपने आप में सिग्नल्स का इशू सुरक्षा कारणों की वजह से होता है। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी लगातार मौजूद हैं। और चंद्रशेखर जोशी, प्रधानमंत्री का जो दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग आवास है उसके बाहर से लगातार मौजूद है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चंद्रशेखर, अब से बमुश्किल कुछ ही देर में दोनों ही नेता पहुंचेंगे वहां पर, किस प्रकार की हलचल आपको दिखाई पड़ रही है चंद्रशेखर? राष्ट्रपति पुतिन अभी दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री खुद उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे। इससे ये पता चलता है कि दोनों ही नेताओं के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री है। और ये केमिस्ट्री आज ही नहीं दिखाई दी है, बल्कि अभी आप एससीओ समिट की बात करें, वहां पर दोनों नेता किस तरह से एक ही कार में बैठकर गए थे। और उसके अलावा भी जब जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, आप याद करिए प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, मॉस्को में भी दोनों नेताओं ने जिस तरह से बातचीत की थी और जिस तरह के दृश्य सामने आए थे, इससे ये साफ पता लगता है कि दोनों नेताओं की केमिस्ट्री काफी मजबूत है। और यही अभी जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं, ये देखने को मिला है। और कुछ ही देर में राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री आवास पर। और आज की जो बातचीत है, कल की जो बातचीत होगी वो आधिकारिक बातचीत होगी, लेकिन आज की बातचीत काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे विश्व में और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें दोनों नेताओं की बातचीत काफी महत्वपूर्ण होगी। ये निजी बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रूस की अगर हम बात करें तो इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन उस युद्ध को रोकने की कोशिशें भी चल रही हैं।
और आप याद कीजिए कि जब दुनिया के जो अधिकतर बड़े देश हैं वो कहीं न कहीं एक पक्ष में शामिल थे, उस वक्त पे भारत ने, चाहे वो यूक्रेन हो या रूस हो, दोनों को भारत की ओर से, भारत की प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया था कि ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत का दौर है। और उसके बाद अब काफी वक्त बदल चुका है। अभी वहां पर युद्ध को रोकने को लेकर के काफी बातचीत चल रही है, रूस की ओर से भी उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है आज जो बातचीत होगी उसमें राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को निजी तौर पर बताएंगे कि कितनी इसमें प्रोग्रेस हुई है, किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ रही है। और उसके अलावा दुनिया की तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो हम पश्चिम एशिया की बात करें, पश्चिम एशिया में किस तरह के हालात बने हुए थे। जी बिल्कुल, ये सही कहा है आपने, क्योंकि ये जो हमें केमिस्ट्री नजर आती है, लीडरशिप केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच में, वो मात्र औपचारिक कूटनीति नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये पारस्परिक सम्मान और विश्वास पर आधारित है। प्रोफेसर जोशी, आपसे मैं सवाल पूछी थी, इसका जवाब आप दे रहे थे, अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अनम्यूट कर लें ऊपर। जी ठीक जी, आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी, दोनों ही हमारे राष्ट्राध्यक्षों के मुख पर जो मधुर मुस्कान दिखाई पड़ रही थी और जिस तरह से प्रोटोकॉल के इतर अंशु जी आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि जब दोनों ही नेता एयरपोर्ट से निकले हैं तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, और ये अपने आप में तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करने के लिए पहुंचे और एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एयरपोर्ट से रवाना हुए। हमने ऐसी ही तस्वीरें एक ही कार में दोनों नेताओं की देखी थी चीन में एससीओ समिट के समय, जब लगभग पौना घंटा दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के साथ कार में बैठ के बात की थी। और एक बार फिर से एक ही कार में सवार होकर दोनों नेता एक दिशा में, एक रास्ते पे आगे बढ़ते हुए, ये बहुत संदेश साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि भारत और रूस मिलकर कैसे आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन को, बल्कि वो एक तरीके से एक ही कार में दोनों ही नेता एयरपोर्ट से वापस निकले हैं प्रधानमंत्री के दिल्ली स्थित आवास के लिए। और इस गाड़ी पर दोनों ही देशों के राष्ट्रध्वज इस वक्त मौजूद, जो इस बात को संकेत देते हैं कि कैसे दोनों देशों की आपसी दोस्ती एक आगे तेजी से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ उन्हें रिसीव किया, बल्कि अपनी ही कार से, कहा जाए एक ही कार से, दोनों नेता अब आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है तस्वीरें। अमूमन हम देखते हैं कि जब राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो एक औपचारिकता का आलम होता है, और उस औपचारिकता में प्रोटोकॉल मुख्य रूप से उसका पालन किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आत्मीयता है, जो पारस्परिक सम्मान है, ये उसी की बानगी प्रस्तुत कर रहा है कि प्रधानमंत्री न केवल स्वयं पहुंचे हैं, पर जैसा होता है कि आप कह रहे थे मॉस्को से आया मेरा दोस्त, तो दोस्त आया है, और उन दोस्त को सम्मान पूर्वक एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों दोस्त जा रहे हैं प्रधानमंत्री के आवास की ओर। और वहां पर अनौपचारिक भोज का भी प्रधानमंत्री के साथ आयोजन किया गया है। तो ये जो अनौपचारिकता दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में नजर आ रही है और तमाम प्रोटोकॉल्स में इस वक्त कम से कम नजर आ रही है, वो कहीं न कहीं इस बात को भी साबित करता है प्रोफेसर अंशु कि दोस्ती औपचारिक कूटनीति से बहुत आगे की है। निश्चित तौर पर सिर पर लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर के जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुंदर दृश्य है, दोनों ही चेहरों की मधुर मुस्कानें बहुत कुछ कह जाती हैं, और जिस प्रकार से दोनों ही नेता अपने अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को लेकर, राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो वैश्विक एजेंडा है, जिसमें कुछ सकारात्मक लक्ष्य हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रथम दृश्य हमारे सामने हैं, जिसमें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रूस के माननीय राष्ट्रपति हमें साथ में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ममता जी, इस केमिस्ट्री के मायने हमें कल जब जॉइंट डिक्लेरेशंस होंगे, एमओयू साइन होंगे, अग्रीमेंट्स होंगे, उसमें परिलक्षित होते हुए निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल ममता, महत्वपूर्ण चीजें तस्वीरों में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे थे कि साहब मोबिलाइजेशन में कैसे एक लैंग्वेज एक हर्डल होगा, लेकिन यहाँ पे वो हर्डल दिखाई नहीं पड़ रहा। जो बात राष्ट्रपति पुतिन ने कही थी पिछली मुलाकात के दरमियान कि प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छी दोस्ती है, भाषा कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, तो वो एक तरीके से इस बातचीत में दिखाई पड़ रही। बहुत शुक्रिया। भावनाओं का प्रदर्शन अपनी भाव भंगिमाओं से ही हो जाता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे मेहमानों का और रिपोर्टर्स का भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने रहने के लिए। लेकिन इसी कार्यक्रम को बाद में आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी तरह कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।